एवरीबॉडी। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो विभवमापी के अनुप्रयोगों में से ही एक अनुप्रयोग है। विभवमापी का एक अनुप्रयोग मैंने बता दिया, जो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी जो प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने देख लिया था, स्मॉल r इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए वैसे। और बस बेसिक मेथड एक याद रखिएगा, शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप को याद रखिएगा। शून्य विक्षेप वाला मैटर अगर आपको ढंग से समझ में आता है तो आसानी से आप इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना, आसानी से। तो वो शून्य विक्षेप का जो मैटर है वो मैंने आपको बता रखा है, किस प्रकार से शून्य विक्षेप चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, विभवमापी का जो तार है उस पर क्या करना पड़ेगा, जोकि को बाएं दाएं खिसकाना पड़ेगा और धारामापी में विक्षेप देखना पड़ेगा। जहाँ धारामापी में जैसे जीरो विक्षेप आ जाता है, शून्य विक्षेप कहने का मतलब नीडल कहाँ जाती है, जीरो पे आ जाती है। उसी केस में हम क्या करेंगे, स्केल के थ्रू उस तार की जो बैलेंस लेंथ है, जो संतुलन लंबाई, उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके थ्रू ही हम क्या फिर विद्युत वाहक बल को भी कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब मेन जो हमारा मोटो है वो याद रखिएगा, ठीक है ना, शून्य विक्षेप वाला। अब देखिएगा, जो पहला मैंने बताया था अनुप्रयोग वो भी हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में है। अब आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में है। तो हम प्रैक्टिकल लैब के अंदर इन दोनों प्रैक्टिकल्स को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर भी मैं इनको डिटेल में बताने वाला हूँ और यहाँ भी आप समझिएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया, अब की बार ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा वैसे, मतलब जो भी इसके एप्लीकेशन ऑफ जो पोटेंशियोमीटर हैं, विभवमापी के जो अनुप्रयोग हैं, वो सारे के सारे अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो पहला जो अनुप्रयोग पढ़ाया था वो भी किसी न किसी ईयर आया हुआ है, लास्ट ईयर आया हुआ है। अब वो पता नहीं, लेकिन आया हुआ है, कंफर्म पता है मेरे को इतना तो, ठीक है ना। शायद 16 में आया है कि 17 में ऐसे आया है, ठीक है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट था और ये अभी 20 में आएगा। अब एक अनुप्रयोग और बचेगा इसके बाद में, जिसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वो अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मतलब समझना सभी को है, क्योंकि ये अपने लैब में भी प्रैक्टिकल करेंगे भाई, लैब करेंगे तब भी ये प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तब भी समझना है। अगर अब समझ लिया तो बाद में दिक्कत आनी है नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा, करें तो फिर हम तो इसमें ये सर्किट को देखिएगा। इसमें टॉपिक हमारा होगा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो इसमें सर्किट कॉम्बिनेशन, परिपथ संयोजन, परिपथ को देख के ही आपको लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि अगर परिपथ समझ में आ गया तो परिपथ संयोजन के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, देखिए, प्राथमिक परिपथ को ध्यान से देखिएगा। ये विभवमापी का तार एबी है, इसके श्रेणी क्रम में क्या है, एक संचायक बैटरी है, संचायक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल ईपी है और कुंजी और धारा नियंत्रक आरएच से लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया। अब प्राथमिक परिपथ के बाद में हमें क्या करना है, द्वितीयक परिपथ के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पर द्वितीयक परिपथ में दो सेल लगे हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं। इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये दो सेल दिख रहे हैं ना, जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2, और जिनकी हमें तुलना करनी है। इनकी हमें क्या करनी है, तुलना, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ प्राइमरी सेल्स। तो ये टू प्राइमरी सेल्स हैं, दो सेल है ना, एक पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का क्या है, E2 है। तो दोनों सेलों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उन टर्मिनलों को हम क्या करते हैं, विभवमापी का जो तार है, इसका प्रारंभिक सिरा है, उस ए से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं थ्रू वायर, ठीक है ना। तो यहाँ ये द्विमार्गी कुंजी है X और Y, इसमें डॉट ये क्या है, ये X Z Y, ये टर्मिनल है, X Z Y क्या है, ये टर्मिनल है। तो यहाँ पर मैं देखो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको द्विमार्गी कुंजी लैब में मिलेगी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। होती कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। इस प्रकार से तीन टर्मिनल होते हैं द्विमार्गी कुंजी में, तीन टर्मिनल होते हैं। ये X होता है, ये Z होता है। देखिए ये X Z ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिए हैं भाई, इसको समझाने के लिए, ठीक है ना। आप 1 2 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, अपनी सुविधा का, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है ना, ये आप ले सकते हो। तो X Y Z, ये X हो गए, ये जैसे कि मैंने इसको Y लिख दिया, इसको Z लिख दिया, ठीक है, X Y Z हो गया, तीन टर्मिनल हो गए। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, दोनों सेलों के जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनलों को तो हमने किससे जोड़ दिया, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये X, ये Z लिखो, इसको Z लिखो, इसको Y, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो दोनों सेलों के नेगेटिव टर्मिनल हैं, उन टर्मिनलों को हम क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y से जोड़ते हैं, X और Y से जोड़ देते हैं। अब जो ये बीच वाला जो टर्मिनल होता है Z, इस Z से हम क्या करते हैं, एक धारामापी को जोड़ते हैं, धारामापी का जो दूसरा सिरा उसको जो कि J से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिपथ संयोजन, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। द्वितीय परिपथ में जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों E1 व E2 की तुलना करनी है, उनके धन टर्मिनल को विभवमापी के तार के सिरे A से और ऋण टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y से संयोजित करते हैं।
और द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल जड़ को धारामापी जी के द्वारा जो कि जे से जोड़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा परिपथ संयोजन। अब देखिएगा वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, जो कि इंपॉर्टेंट ही कार्यविधि है। कहने का मतलब कार्यविधि ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कार्यविधि वर्किंग प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाती है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिएगा इस सर्किट के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी लैंग्वेज में बता दूंगा फिर बाद में, ठीक है ना। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो कुंजी के को लगाना, आपको कुंजी के को लगाकर प्राथमिक परिपथ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा बंद परिपथ हो गया। अब हमें क्या करना होता है, ये जो एक्स और जेड दिख रहा है ना आपको, ये द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और जेड दिख रहे हैं आपको। एक्स और जेड के बीच में हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब एक कुंजी लगाएंगे, यहाँ पर कुंजी लगा करके हम द्वितीयक परिपथ को कंप्लीट करेंगे, जो सेकेंडरी सर्किट है उसको कंप्लीट करेंगे। एक्स और जेड के बीच में लगाना है आपको, एक डॉट लगाना। डॉट का मीनिंग समझ रहे हो, मतलब इस यहाँ एक कुंजी लगानी है, जिससे आपका ये जो सेकेंडरी परिपथ है ना, इवन सेल के लिए जो सेकेंडरी परिपथ है, द्वितीयक परिपथ आपका पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। एक्स और जेड के बीच में क्या लगाना, डॉट मतलब कुंजी लगानी है, मतलब द्वितीयक परिपथ पूरा करना है। कौन से सेल के लिए, इवन सेल के लिए, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तो इस सेल के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी में जीरो विक्षेप की स्थिति देखते हैं। भाई एक्स और जेड के बीच में डॉट लगा दिया, इसका मतलब द्वितीयक परिपथ पूरा हो गया, द्वितीयक परिपथ पूरा बंद हो गया। अब बंद होने के बाद में हम क्या करते हैं, इस सेल ई के E1 के लिए हम क्या देखते हैं, धारामापी में जीरो विक्षेप। तो धारामापी में जीरो विक्षेप क्या करते हैं, धारामापी में जीरो विक्षेप देखने के लिए क्या करते हैं, जो कि जे को हम क्या करते हैं, तार AB पर बाएं दाएं खिसकाते हैं, और जैसे खिसकाएंगे तो हमें धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। और वो शून्य विक्षेप की स्थिति हमें क्या बताएगी भाई, हमें क्या बताएगी, तार की संतुलन लंबाई L1 को बताएगी। तार की संतुलन लंबाई L1 को मेजर करेगी, ठीक है ना। देखिएगा भाई आप क्या करते हो, इस जो कि जे को तार AB पर बाएं दाएं खिसकाते हो, खिसकाने के पश्चात धारामापी में आपको जीरो विक्षेप मिलेगा। और वो शून्य विक्षेप की जो स्थिति है वो क्या बताती है, तार की संतुलन लंबाई बैलेंस लेंथ L1 को कैलकुलेट करती है। मतलब किसके थ्रू पता चलेगा, संतुलन लंबाई L1 का कैसे पता चलेगा, आप स्केल के थ्रू क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। स्केल जो होता है ना, यहाँ स्केल लगा होता है इस तार के नीचे, स्केल के थ्रू आप क्या करोगे, संतुलन लंबाई L1 को मेजर कर लोगे, मेजरमेंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इस प्रोसेस के थ्रू आपको निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि एक्स और जेड के बीच में डॉट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जोकी को दाएं बाएं खिसकाएंगे और धारामापी में जीरो विक्षेप देखेंगे। जैसे जीरो विक्षेप मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, उस केस में हमें बैलेंस लेंथ मिल जाएगी। जो तार की जो बैलेंस लेंथ होती है, वायर की बैलेंस लेंथ है, वो हम कैसे मेजर करेंगे, स्केल के थ्रू मेजर कर लेंगे, जो कि L1 प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये किसके लिए मिला है, E1 सेल के लिए, मतलब जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, उस सेल के लिए हमें संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हुई। तो E1 बराबर क्या होगा, x × L1। तो ये विभवमापी के सिद्धांत से होता है, E1 = x × L1, ठीक है। तो अब देखिए ये तो गया इसके लिए, E1 सेल के लिए तो हमने देख लिया, संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हो गई। विभव प्रवणता से उसके विभवमापी के सिद्धांत से हमने E1 = xL1 देख लिया। अब क्या करते हैं, एक्स और जेड में से डॉट को हटाकर वाई और जेड के बीच में लगा देते हैं। अब देखिएगा, अब ये सर्किट फ्री हो गया, इसको फ्री कर देते हैं। अब दूसरा काम क्या करना होता है, सेकंड स्टेप क्या लेनी होती है हमें, एक्स और जेड के बीच में से जो डॉट लगाए, कुंजी लगाई, उसको हटा करके, मतलब यहाँ से सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। एक्स और जेड के बीच में से हमें डॉट को हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर से हमें क्या करना पड़ेगा, कुंजी को निकालना पड़ेगा और वाई और जेड के बीच में लगाना पड़ेगा। तो वाई और जेड के बीच में जैसे ही डॉट लगाओगे, डॉट लगाने से हमारा सेकेंडरी परिपथ है, यानी सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कौन से सेल के लिए, सेल E2 के लिए हमारा सेकेंडरी सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब E2 सेल के लिए हम क्या देखेंगे, धारामापी में शून्य विक्षेप देखेंगे। दोबारा से वही काम करना है, वापस धारामापी में क्या देखना है, शून्य विक्षेप। और कैसे देखना है, चौकी को तार पर दाएं बाएं खिसका कर देखना है। तो जैसे दाएं बाएं खिसकाओगे तो धारामापी में क्या मिलेगा, एक शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी। और वो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या बताएगी, तार की संतुलन लंबाई यानी वायर की जो बैलेंस लेंथ है L2 को मेजर करेगी, L2 को मेजर करेगी। यह ध्यान रखना, बैलेंस लेंथ क्या बताएगी, L2, ठीक है ना। अरे भाई धारामापी में जीरो विक्षेप देखना, भाई नीडल को जीरो पे देखना है। जैसे जीरो पे आए तो उसी केस में हमें क्या देखना, वहीं पर आपको रुक जाना है। और जैसे रुकोगे तो उस केस में जैसे यहाँ पर आ गई वो, यहाँ पर हमें क्या मिला है, धारामापी में जीरो विक्षेप मिला है। तो ये हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति है, शून्य विक्षेप की स्थिति। तो बैलेंस लेंथ क्या होगी, ए से इस पॉइंट की जो लेंथ है ना, ए से इस पॉइंट तक की लेंथ, ए से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम बैलेंस लेंथ बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो कितनी आई है, E2 सेल के लिए, E2 सेल के लिए L2 आई है। मतलब E2 सेल का मतलब ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, E2 है,
ठीक है ना, दूसरा सेल लिया है ना जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो E2 के लिए हमने संतुलन लंबाई क्या प्राप्त की, बैलेंस लेंथ L2 प्राप्त की है। तो E2 बराबर क्या हुआ, x इंटू L2। तो ये विभवमापी के सिद्धांत से लिखेंगे हम, E2 इक्वल्स टू क्या होता है, x इंटू L2। तो दोनों आ गए, E1 बराबर XL1 और E2 बराबर XL2, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना, ये इनका रेशियो आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। और यही क्या है, इसका कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया इस प्रकार से तुलना, ठीक है ना, विद्युत दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। देखो ये मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राथमिक परिपथ को कुंजी के लगाकर पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और जेड के मध्य डॉट लगा देते हैं। अब जो कि जे को हम क्या करते हैं, तार AB पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति संतुलन लंबाई L1 पर प्राप्त होती है तथा सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, तो E1 बराबर XL1 हो जाएगा, ठीक है। अब द्विमार्गी कुंजी है वो x और z के मध्य में से डॉट को हटा देंगे। द्विमार्गी कुंजी के x व z के मध्य में से क्या करेंगे, डॉट को हटाकर y और z के बीच में लगा देंगे और पुनः जोकी को हम तार पर ये क्या करेंगे, जोकी की सहायता से क्या करेंगे, तार AB पर बैलेंस लेंथ L2 को प्राप्त कर लेंगे, E2 बराबर x इंटू L2। तो इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर देना। इस प्रकार से ये कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स है, ठीक है ना। E1 अपॉन E2 का जो रेशियो है, मतलब E1 और E2 का जो रेशियो, सॉरी E1 और E2 का रेशियो है, ये रेशियो मतलब अनुपात है, जो कि L1 और L2 के रेशियो के इक्वल होता है। ये ध्यान रखिए, L1 और L2 के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ जो EMF वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये विभव प्रवणता पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें x के मान को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। x का मान कहाँ है, इसमें है नहीं है ना, तो x का मान नहीं है तो इसमें x को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो यहाँ x को ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं होगी तो हमें विभवमापी का मानकीकरण करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। भाई x को ज्ञात करेंगे तभी तो विभवमापी का मानकीकरण आएगा। अब x को ज्ञात ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी है ही नहीं x पे डिपेंडेंसी नहीं है तो हम x को ज्ञात करेंगे नहीं। x का मतलब विभव प्रवणता होती है, तो इसको ज्ञात नहीं करेंगे तो इसका मतलब विभवमापी का मानकीकरण भी हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ें लिखी, अर्थात सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है वो संतुलन लंबाइयों के अनुपात के समान होता है। इस प्रयोग में जो विभव प्रवणता x के मान की x के मान की आवश्यकता नहीं होती है, अतः विभवमापी का मानकीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम विभवमापी का मानकीकरण नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, एग्जाम में आया था अब की बार ये। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये तीसरा अनुप्रयोग है, विभवमापी का जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। दो अनुप्रयोग हो चुके हैं, एक तो था हमारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा अभी किया है विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब तीसरा जो अनुप्रयोग है वो विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, जो अभी तक पूछा नहीं गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लो इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका सर्किट अरेंजमेंट देखना है सबसे पहले, फिर इसका वर्किंग प्रोसेस देखना है, ठीक है ना, कार्यविधि देखनी है। तो देखिए ये लैंग्वेज लिखी हुई है थ्योरी, तो देखो भाई डायग्राम को देख के आप लिख सकते हो आसानी से, ये सब इस डायग्राम के थ्रू आसानी से लिख सकते हो। सर्किट जो डायग्राम है ना, इसको देख के, ये सर्किट डायग्राम जो बना रखा है ना, परिपथ चित्र ये बना रखा, इसको देख के आप सारी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ, देखिएगा। प्राथमिक परिपथ की बात करें तो विभवमापी का तार AB है, इसके श्रेणी क्रम में क्या संचायक बैटरी कुंजी के धारा नियंत्रक RH1, दो धारा नियंत्रक जोड़ने पड़ेंगे अब की बार। तो पहला तो RH1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो ये दिख रहा है यहाँ, दूसरा देखिएगा, दूसरा धारा नियंत्रक RH2 होता है, पहला RH1 दूसरा RH2 होता है, ठीक है। तो प्राथमिक परिपथ में तो RH1 जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक परिपथ पूरा हो जाएगा ना। अरे तार विभवमापी की तार AB के साथ में श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, संचायक बैटरी EP और कुंजी के और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट में क्या करना है, जो सेकेंडरी द्वितीयक परिपथ में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है यहाँ पर अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब की बार आंतरिक प्रतिरोध नहीं ज्ञात करना, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। उस अज्ञात प्रतिरोध या अल्प प्रतिरोध स्मॉल r को हम कहाँ जोड़ रखा है, हमने प्रतिरोध r के साथ जोड़ रखा है, ज्ञात प्रतिरोध के साथ यहाँ जोड़ रखा है, देखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ध्यान से देखिएगा, जो सेकेंडरी सर्किट है उसकी सेकेंडरी सर्किट में मिलेगा, ये जो हमारा ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R है, इसके साथ अज्ञात या अल्प प्रतिरोध स्मॉल r को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। और इन्हीं के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, धारा नियंत्रक RH2, कुंजी K2 और विद्युत वाहक बल E को जोड़ेंगे। मतलब एक सेल और होगा, दूसरा सेल, एक वहाँ पर एक संचायक बैटरी EP थी, यहाँ पर हम एक अन्य सेल लेंगे यहाँ E, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, ठीक है। तो ये क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे, किसके साथ में होंगे,
प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ, प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर, अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर के साथ, ये श्रेणी क्रम में होंगे। धारा नियंत्रक RH2, कुंजी K2 और विद्युत वाहक बल E वाला जो सेल है वो, ठीक है ना, ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सर्किट हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें देखो स्मॉल आर को कैलकुलेट करना है, यानी अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर को कैलकुलेट करना है, जो कि कहाँ जुड़ा है, जो कि ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा जो प्रतिरोध आर है इसके दो सिरे होते हैं, एक तो उच्च विभव वाला सिरा इधर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, भाई ये देखो ये पॉजिटिव है, तो ये ए पॉइंट भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अरे ये पॉजिटिव है ना, ये संचायक बैटरी ईपी दिख रही है आपको, ये संचायक बैटरी ईपी का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा जो तार ए बी है, इस ए बी का जो ए पॉइंट है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है, यहाँ सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब बी पॉइंट क्या होगा, यहाँ बी टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये प्रतिरोध आर का ये जो सिरा होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब उच्च विभव होगा। और ये जो सिरा होगा ये नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंड होगा, नेगेटिव सिरा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये उच्च विभव वाला सिरा, ये निम्न विभव वाला सिरा। प्लस को हम हमेशा याद रखना, उच्च विभव वाला सिरा होता है और नेगेटिव वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, निम्न विभव को रिप्रेजेंट करता है। प्लस वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, उच्च विभव को, और माइनस वाला निम्न विभव को। तो जो पॉजिटिव जो उच्च विभव वाला सिरा है उसको तो हमने क्या जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया, तार के प्रारंभिक सिरे ए से जोड़ दिया। और जो निम्न विभव वाला सिरा है, देखिए यहाँ निम्न विभव वाले सिरे की बात कर रहे हैं, तो अल्प प्रतिरोध आर, इस अल्प प्रतिरोध आर का निम्न विभव वाला सिरा और जो उच्च प्रतिरोध है या ज्ञात प्रतिरोध आर का निम्न विभव वाला सिरा, दोनों को एक्स और वाई से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई से जोड़ते हैं। देखो ये अल्प प्रतिरोध आर का जो निम्न विभव वाला सिरा, तो ये होगा इधर वाला होगा निम्न विभव वाला सिरा, ठीक है ना। नेगेटिव टर्मिनल वाला यही तो है भाई, नेगेटिव इस साइड होगा और पॉजिटिव इस साइड होगा। तो जो निम्न विभव वाला सिरा है उसको हम कहाँ किससे जोड़ेंगे, वाई से जोड़ेंगे। और इसका निम्न विभव वाला सिरा किससे जोड़ेंगे, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स से जोड़ेंगे, ठीक है। वही द्विमार्गी कुंजी है वही लेनी है इसमें, द्विमार्गी कुंजी इसमें भी वही लेनी है। अब जो बीच वाला जो टर्मिनल है, जो बीच का जो टर्मिनल है उससे उसको हम किससे जोड़ेंगे, धारामापी से जोड़ेंगे, और धारामापी का दूसरा सिरा जो कि जे से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम ये सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ें ही मैंने इसमें लिखी हैं लैंग्वेज के रूप में, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ें भी। इसमें देखिए, माना किसी जो अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर का, देखिए किसी अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर का मान हमें ज्ञात करना है, यही तो करना है। अल्प प्रतिरोध भाई क्या है हमारा, अनुप्रयोग क्या है, विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं कि ये हमने मान लिया कि अल्प प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है, इसको हमें ज्ञात करना है। अल्प प्रतिरोध आर को हम कहाँ लगाते हैं, आर को देखिए, अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर को ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा, विभव मापी के तार AB के श्रेणी क्रम में ईपी विद्युत वाहक बल की बैटरी धारा नियंत्रक RH1 को जोड़कर प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करते हैं, ये भी आपको पता है। अब देखिएगा द्वितीयक परिपथ में हम क्या करते हैं, अज्ञात अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर को ज्ञात प्रतिरोध के साथ है, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन को ई विद्युत वाहक बल की बैटरी धारा नियंत्रक RH2 व कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के साथ में। अरे इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, मतलब अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर और ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हीं के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, विद्युत वाहक बल ई की एक बैटरी जोड़ते हैं, विद्युत वाहक बल ई की एक बैटरी, धारा नियंत्रक RH2 और कुंजी K2 लगाते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब प्रतिरोध आर के उच्च विभव वाला जो सिरा है उसको विभव मापी के ए सिरे से, और कैपिटल आर व स्मॉल आर के निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और वाई टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो कुंजी के टर्मिनल जड़ को हम क्या करते हैं, धारामापी के द्वारा जोड़ते हैं, और धारामापी का दूसरा सिरा जोकी से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कार्यविधि के बारे में। तो कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस, अब देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है, जो कि अभी एक्सप्लेन करते हैं अपन इसको। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुंजी K1 को लगाएंगे, प्राथमिक परिपथ को पूरा करेंगे, हो गया, ये काम कंप्लीट करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो एक्स और जड़ दिख रहा है, एक्स और जड़ के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर हमें कुंजी लगानी है। मतलब ये द्विमार्गी कुंजी है, द्विमार्गी कुंजी आपको अभी भी बताया ना, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक्स, जेड और वाई, ठीक है। तो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स और जेड के बीच में हम डॉट लगाते हैं। कहने का मतलब हमें द्वितीयक परिपथ को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ एक्स और जेड के बीच में हमने डॉट लगा दिया। तो जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में देखिएगा, उस जैसे आप डॉट लगाओगे तो क्या होगा क्या, अब ये वाई का तो कोई रोल है नहीं इसमें,
वाई का तो कोई रोल है नहीं, ये आ जाएगा, मतलब अब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये यहाँ इस प्रतिरोध आर में से क्या बहेगी, धारा बहेगी, जैसे धारा आई बहेगी, तो आई धारा बहेगी तो प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, वी बराबर क्या होगा, आई आर। और उस वी के लिए हमें क्या देखना है, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखनी है, जो कि संतुलन लंबाई L1 पर प्राप्त होती है, बैलेंस लेंथ L1 प्राप्त होती है। कहने का मतलब बैलेंस लेंथ क्या प्राप्त होती है, L1, ठीक है ना। अरे जो भी लेंथ होगी हम मेजर कर लेंगे ना भाई। कहने का मतलब जैसे ही आप एक्स और जेड के बीच में डॉट लगाओगे, डॉट लगाते ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और उस सेकेंडरी सर्किट में क्या आएगा भाई, सेकेंडरी सर्किट की बात करेंगे तो उस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो होगी, किस में से फ्लो होगी, प्रतिरोध आर में से फ्लो होगी। तो प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर अगर वी है तो धारा प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर क्या है, वी, तो वी बराबर हम क्या लिखेंगे, आई आर। ओम्स लॉ से वी बराबर आई आर लिखेंगे। लेकिन इस वी के लिए हम क्या करेंगे, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखेंगे, जो कि कितनी प्राप्त होती है, बैलेंस लेंथ कितनी प्राप्त होती है, बैलेंस लेंथ L1 प्राप्त होती है। अरे ये तो हमने मान लिया कुछ भी, मतलब ये फिक्स थोड़ी, पता थोड़ी ना हम कि भाई कितनी प्राप्त हुई है। तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए बता दिया कि बैलेंस लेंथ कितनी मिली हमें, L1 मिली है। स्केल के थ्रू मेजरमेंट कर लेंगे भाई, बैलेंस लेंथ को स्केल के थ्रू मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि हमें L1 प्राप्त हुई है, किसके लिए, V के लिए प्राप्त हुई है, विभवांतर V के लिए प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगा, एक तो V बराबर x इंटू L1 बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा V बराबर आई आर। दोनों को बराबर कर देंगे, आई आर इक्वल्स टू एक्स L1, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। दो इक्वेशन तो ये हो गई, V बराबर आई आर और एक V बराबर एक्स L1, दो इक्वेशन ये, और दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि दोनों V तो हैं, तो यहाँ से आई आर इक्वल्स टू एक्स L1 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये x और z के बीच में से डॉट को हटाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, x और z के बीच में से डॉट को हटा करके y और z के बीच में लगा देना है। जैसे ही y और z के बीच में लगाओगे तो अब ये नीचे वाला, अब ये x वाला फ्री हो जाएगा, x वाला इसका कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, है ना। तो x और z के बीच में से डॉट हटाया और y और z के बीच में लगा दिया, तो सेकेंडरी सर्किट अब नीचे वाला सर्किट आ जाएगा। अब ये विद्युत वाहक बल E, जो इसका विद्युत वाहक बल एक सेल है E, जिसका मतलब इस सेल की बात करेंगे अब, जो नीचे लगा हुआ ना, अरे ये दिख रहा ना, ई सेल की बात करेंगे। अब ये ई सेल वाला जो सर्किट है ये पूरा का पूरा कंप्लीट, यहाँ ये देखिए कंप्लीट हो गया है सर्किट, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब भाई वाई और जेड के बीच में डॉट आ गया, इसका मतलब ये प्रतिरोध है ना, ये एल प्रतिरोध स्मॉल आर, इसको भी हमने शामिल कर लिया है। अब की बार ये शामिल हो गया है, क्योंकि वाई और जेड के बीच डॉट लगाने से इस प्रकार से अब धारा है वो प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर में से प्रवाहित होती हुई स्मॉल आर में भी प्रवाहित होगी, स्मॉल आर में भी प्रवाहित होगी। तो अब आपको यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर के सिरों के मध्य विभवांतर देखना है, जो कि क्या होगा, वी बराबर, अब की बार वी नहीं लिखेंगे, इसको वी डैश लिखेंगे, थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे, वी डैश। तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, कहाँ से गया ये, देखो वी डैश बराबर आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखिए सीरीज में है, सीरीज में कंबाइंड है ना ये, तो सीरीज में है, तो इसका मतलब दोनों का योग कर देंगे आर प्लस स्मॉल आर। तो इन दोनों के सिरों के मध्य, मतलब यहाँ और यहाँ, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर के सिरों के मध्य विभवांतर होगा वी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और वी डैश इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब इस वी डैश के लिए हम क्या करेंगे, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखेंगे। वो स्थिति कहाँ पर मिली, समतुल्य लंबाई L1 प्राप्त हुई। भाई धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, और शून्य विक्षेप की स्थिति में हमें समतुल्य लंबाई कितनी प्राप्त होती है, बैलेंस लेंथ कितनी प्राप्त होती है, विभव मापी के तार पर L2 प्राप्त होती है। तो यहाँ से वी डैश इक्वल्स टू क्या कर देंगे, x इंटू L2 कर देंगे। देखिएगा ये रहा वी डैश इंटू एक्स L2, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। और अब देख लीजिएगा जो लिखा हुआ उसको देखिएगा, देखिए प्राथमिक परिपथ है वो कुंजी केवल लगाकर पूरा करते हैं। द्वितीयक परिपथ में कुंजी के टर्मिनल x और z के मध्य डॉट लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल x और z के बीच में डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद जोकी की सहायता से तार AB पर हमें अविक्षेप की स्थिति यानी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होती है तथा प्रतिरोध R में धारा प्रवाह के कारण विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, V उत्पन्न होता है। तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, एक तो V बराबर XL1, संतुलन लंबाई अगर L1 प्राप्त हो रही है, अगर प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित हो रही है तो उस केस में प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर IR होगा, जो कि इस प्रकार से एक और दो को बराबर कर देंगे। नहीं, ये जो यहाँ से ये दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ V बराबर XL1 और V बराबर IR, तो दोनों को इक्वल करेंगे, IR इक्वल्स टू XL1।
अब देखिए आगे, अब द्विमार्ग की कुंजी के जो टर्मिनल x और z के बीच में जो डॉट था उसको हटा करके y और z के बीच में लगा देंगे। y और z के बीच में, यहाँ x और z के बीच में डॉट था ना, ये x और z के बीच में, यहाँ से हटाकर y और z के बीच में लगा देंगे। और y z के बीच में लगाने के बाद वही प्रोसेस करनी है। फिर दोबारा क्या करेंगे, जोकि को तार AB पर खिसकाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि अविक्षेप स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है, L2 लंबाई प्राप्त होती है, संतुलन लंबाई कितनी L2 प्राप्त होती है, तथा प्रतिरोध इस कैपिटल R और स्मॉल r के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों पर विभवांतर क्या है, V डैश है। तो V डैश बराबर क्या हुआ, XL2। अगर संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है तो V डैश इक्वल्स टू XL2। और प्रतिरोध R में से, प्रतिरोध R और स्मॉल r में से धारा क्या जा रही है, I जा रही है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो I इंटू R प्लस R, ये हो गया विभवांतर, ठीक है ना। प्रतिरोध R और स्मॉल r दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर। तो V डैश बराबर ये 3 और 4 को इक्वल कर देंगे, 5 हम प्राप्त कर लेंगे। इस 5 इक्वेशन आ गए, 5 इक्वेशन आ गए। इसके बाद में हम ये क्या करना है, 5 को में 2 से डिवाइड करना है। 2 आपको दिख रहा होगा, ये 2 5 में किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये सिचुएशन मिलेगी आपको। यहाँ से आपको जो काटना है, यानी I से I कट जाएगा, X से X कट जाएगा। देखिए I से I कटेगा, X से X कटेगा। उसके बाद में देखिएगा इसका सॉल्यूशन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। अब इसमें से इसको सेपरेट कर लेना, R का डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, ये प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। अब इसको क्या करना है, यहाँ इस 1 को दूसरी तरफ क्या कर देना है, दूसरी तरफ रख देना है इसको 1 को। बोले ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 माइनस 1। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। तो इस प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ अल्प प्रतिरोध है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, अल्प प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अल्प प्रतिरोध को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल r इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। तो ये हो गया अल्प प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये अब की बार का अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ना संतुलन, यहाँ से पता चल गया आपको, ये हमारा अल्प प्रतिरोध है, विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, अल्प प्रतिरोध को कैलकुलेट कर लिया। स्मॉल r इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। और विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर ली, दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं। तो इस प्रकार से विभव मापी के ये अनुप्रयोग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।